स्वागत है आपका करंट अफेयर के इस सेशन में। आज हम लोग बात कर रहे हैं अप्रैल 2 के GS3 मेंस टॉपिक कौन से रिलेटेड हैं, GS3 मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है जो। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे भाई भूटान का ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्यालपो। ये सबसे ऊंचा सम्मान है जो भूटान देती है, किसको दिया ये देखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं बासमती राइस के ऊपर क्या डिस्प्यूट है बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान, ये देखेंगे। और आरबीआई ने अपना ऑमनिबस फ्रेमवर्क, क्या है आरबीआई का ऑमनिबस फ्रेमवर्क, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे आज के सेशन में। तो जो भूटान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है उसका नाम है ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्यालपो। तो मार्च 2024 में हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विजिट किया भूटान को, और ड्यूरिंग दिस विजिट उनको मिल गया ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्यालपो। सम्मान से सम्मानित किया गया। क्यों सम्मानित किया गया कि कहा गया कि इंडिया और भूटान के रिलेशनशिप के और मजबूत बनाने में इनका काफी ज्यादा रोल था। और बताया गया कि जो पीएम है उन्होंने भूटानीज पीपल की, भूटान के लोगों का काफी सर्विस किया, भूटान के लोगों को सर्विसेज दी हैं, ठीक है। तो इस रीजन की वजह से जो भूटान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्यालपो ये प्रधानमंत्री जी को मिला मार्च 2024 में। एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है, जो प्रधानमंत्री पहले नॉन भूटानीज हैं, ही इज द फर्स्ट नॉन भूटानीज, मतलब पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो भूटान के नहीं हैं और उनको ये आपका अवार्ड मिला, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्यालपो सम्मान, पहले नॉन भूटानीज बनते हैं जिनको ये सम्मान मिला। नेक्स्ट न्यूज आइटम है आपका बासमती राइस के ऊपर। तो बासमती राइस के ऊपर आपका डिस्प्यूट चल रहा है आपका इंडिया और पाकिस्तान। तो ये आरोप लगाया गया है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने आपका आरोप लगाया है पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान क्या कर रही है, अनऑथराइज्ड कल्टीवेशन कर रही है। तो अनऑथराइज्ड कल्टीवेशन किसका हो रहा है, इंडियाज हाई यील्डिंग बासमती राइस, बासमती चावल का कल्टीवेशन कर रहे हैं और इसके साथ उसका अलग से अपना मार्केटिंग कर रहे हैं और अलग ब्रांडिंग कर दिया इनका, और ब्रांडिंग अलग मार्केटिंग और ब्रांडिंग करके इसको सेल कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो बेसिकली इंडिया का मार्केट, इंडिया को काफी लॉस हो सकता है इससे। अब अनऑथराइज्ड कल्टीवेशन का मतलब यह है कि इंडिया का जो बासमती राइस है वो आपका पेटेंटेड है, यानी कि कोई दूसरा व्यक्ति, कुछ दूसरा कंट्री बासमती नाम से बेच नहीं सकता मार्केट में। तो ये एक, और कल्टीवेशन भी अनऑथराइज्ड हो रहा है और ये मार्केटिंग ब्रांडिंग करके बेच रहे हैं, जो कि एक इलीगल काम है। तो इसके खिलाफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने आवाज उठाया है। जैसे इंडिया का एक राइस है पूसा बासमती 1121, जिसको हम लोग PB 1121 के नाम से जानते हैं। तो इस राइस को कल्टीवेट करके पाकिस्तान ने रजिस्टर करा लिया एज PK 1121 एरोमेटिक। और इसके अलावा इसको मार्केटिंग हुई है इसकी 1121 कायनात बासमती के नाम से, कायनात बासमती इस नाम से ब्रांडिंग करके ये आपके इंटरनेशनल मार्केट में सेल हो रहा है। तो ये एक चोरी का एग्जांपल है। इसके अलावा और देख लीजिए आप, इंडिया का आपका पूसा बासमती 1509, इसको मार्केटिंग किया जा रहा है किसान बासमती के नाम। तो ये आपकी एक ब्रीड है PB 1501 जो काफी तेजी से ग्रो करती है, काफी फास्ट इसका ग्रोथ देखने को मिला है। तो इसको भी रीब्रांडिंग करके पाकिस्तान सेल कर रही है। इसके अलावा आपका PB 1847, पूसा बासमती 1847 और पूसा बासमती 1886, ये आपके क्या कहते हैं, बैक्टीरियल ब्लाइट। देखिए बैक्टीरियल ब्लाइट होता है और राइस ब्लास्ट, ये दो डिजीज होते हैं आपके राइस के। तो ये राइस के जो डिजीजेस हैं इससे ये काफी रेजिस्टेंट है, ये काफी रेजिस्टेंट होता है इन डिजीजेस के अगेंस्ट में। तो इसको भी मार्केटिंग किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है भाई पाकिस्तान। अब कुछ इकोनॉमी के बारे में और बात। तो देखिए 2022-23 में आपकी बासमती का जो एक्सपोर्ट हुआ है वो करीबन हुआ है 45.61 लाख टन, और जिससे आमदनी हुई है 4.79 बिलियन $। और 2023-24 में इस फिस्कल में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, एस्टिमेटेड है कि द सेल विल बी अबाउट 50 लाख टन ऑफ बासमती, और जिससे फायदा होगा इंडिया को 5.1 बिलियन $। तो देखिए मार्केट कितना बड़ा है और कितना फायदा कराती है। और टोटल जितना कल्टीवेबल एरिया है, सोन एरिया है बासमती का, उसका 89% जो ब्रीड्स हैं वो आपका IARI की ब्रीड से ही कल्टीवेशन हो रहा है। तो IRAI के ब्रीड्स काफी ज्यादा सोन एरिया कवर करते हैं इंडिया।
और पाकिस्तान का जो मार्केट में इन जो बासमती राइस को अगर वो सेल करती है तो काफी सस्ते में सेल करेगी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की जो करेंसी है वो काफी ज्यादा गिरी हुई अवस्था में है। तो जो यूरोपियन यूनियन और यूके जैसी कंट्रीज हैं उनको काफी सस्ते में मिल जाएगा बासमती, तो वो प्रेफर करेंगे ये सस्ते में बासमती खरीदना, और जिससे इंडिया का काफी ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज का लॉस हो सकता है। तो अब ये तो प्रॉब्लम्स हो गई, अब इसके सोल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। व्हाट आर द सोल्यूशन टू दीज प्रॉब्लम? देखिए, सबसे पहले तो देखिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी इंडिया FSSAI के द्वारा कुछ ऐसे आइडेंटिटी स्टैंडर्ड्स तय किए गए हैं, कुछ मानक तय किए गए हैं, और इन मानकों का प्रॉपर एनफोर्समेंट करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आइडेंटिटी स्टैंडर्ड्स शुड बी स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड, यानी कि अगर ये स्टैंडर्ड्स मीट ना करें तो उनको बासमती राइस नहीं बोला जाएगा। ठीक है, बासमती राइस बोल के मार्केट और नहीं बेचा जाएगा, और ये जरूरी है ताकि बासमती राइस का जो स्टैंडर्ड है, इंडिया का स्टैंडर्ड है, वो आपका इंप्रूव होता रहे और वर्ल्ड मार्केट में हम लोग कम्पीट कर। और दूसरा है कि जो भी एंटिटी क्या कहते हैं इस प्रकार का फ्रॉड कर रही है, बासमती राइस जो कि इंडिया का पेटेंटेड आइटम है उसको फॉरेन मार्केट में बासमती राइस से मार्केट करके सेल कर रही है, तो ये काम इलीगल है, तो उनपे लीगल एक्शन करना काफी ज्यादा जरूरी है। अगला है कि आप इंप्रूव्ड वेराइटीज की ब्रीडिंग करना चाहिए ताकि और बेटर वेराइटीज आ सके मार्केट में, और इन इंप्रूव्ड वेराइटीज की ब्रीडिंग रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। और प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेशन बढ़ाने की भी जरूरत है, उनकी भी हेल्प लेना चाहिए हमें। और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमेशा बातचीत का जो तरीका है वो आपको हमेशा यूज करने की कोशिश तो करनी चाहिए। तो डिप्लोमेटिक चैनल से भी हम लोग पाकिस्तान से बात कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं। अब वो माने ना माने वो तो डिपेंड करता है, लेकिन अपनी तरफ से हमारी कोशिश तो जारी रहनी चाहिए कि डिप्लोमेटिकली ही सोल्यूशन निकल पाए। नेक्स्ट, हम लोग को क्वालिटी कंट्रोल पे भी ध्यान देने की जरूरत है, बेटर क्वालिटी करना है हमको, और हम लोग को DSR टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। DSR मतलब डायरेक्ट सीडेड राइस टेक्निक्स, और ये टेक्निक्स को बताना चाहिए हमें। फार्मर्स को भी इन टेक्निक्स में हमें ट्रेन करने की जरूरत है, फार्मर शुड बी ट्रेन्ड। ये जो DSR टेक्निक्स है इसमें एक्चुअली कम पानी का इस्तेमाल होता है, वाटर का मतलब दिस इज नॉट वेरी वाटर इंटेंसिव नहीं है, और लेबर इंटेंसिव भी नहीं है, आपके लेबर इंटेंसिव भी नहीं होता है। तो ये सारे इसके ऊपर डिस्कशन ज्यादा नहीं करते हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि आप समझ लीजिए पानी का कम इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और लेबर भी कम इसमें होता है। ठीक है, इसमें कुछ लेकिन स्पेसिफिक मशीन्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये सब टेक्निक्स के बारे में बताना चाहिए आपके फार्मर्स को, इनको और ज्यादा बेटर ट्रेन करना चाहिए DSR टेक्निक्स को यूज करने के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ध्यान रख सकते हैं, GI का कवरेज को हमें एक्सपेंड करना है। GI कवरेज होता है कुछ एरियाज में, आपके गंगा प्लेन्स में, तो और ज्यादा एरियाज ऐड करने की जरूरत है। तो इसमें एरियाज हम लोग ऐड करेंगे आपके GI। और फाइनली हम लोग बढ़ाएंगे अवेयरनेस, जो भी फार्मर्स हैं उसमें उनमें हमें अवेयरनेस बढ़ाना है। तो उनमें अगर अवेयरनेस बढ़ेगी तो वो उनको समझाना है कि भैया GI प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है, GI प्रोटेक्शन होना क्यों जरूरी है, और आपके कुछ कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस ऐसे होते हैं जिसके वजह से हमारा राइस की क्वालिटी और पे फर्क पड़ता है और बेटर हमें प्रोड्यूस मिल पाता है। तो ऐसे कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस का यूज हमें करना होता है, जैसे हमने एग्जांपल यहाँ DSR टेक्निक का बताया, डायरेक्ट सीडेड। तो फाइनल हम लोग जो लास्ट टॉपिक हम लोग आज का देखेंगे वो है RBI ने एक ओमनिबस फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। ये ओमनिबस फ्रेमवर्क किस लिए है? तो इट इज फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ SRO है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस। तो जैसे कि कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स होते हैं, तो स्पेसिफिक सेक्टर्स को रेगुलेट करने के लिए कई सारे सेक्टर्स आ चुके हैं, जैसे कि हम लोग कई सारे फिनटेक कंपनीज ओपन हो रहे हैं, और भी अलग अलग प्रकार के सेक्टर्स होते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर्स, उन सेक्टर्स में नई कंपनीज आ रही हैं। तो उनको रेगुलेट करने के लिए हमें कुछ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत है। तो उसी को बोलेंगे हम लोग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस की हमें आवश्यकता और हर सेक्टर के लिए आपके सेक्टर स्पेसिफिक गाइडलाइंस भी बनाने की जरूरत होती है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस बनना चाहते हैं उनको अप्लाई करना पड़ेगा आपका RBI में, और RBI ओमनिबस फ्रेमवर्क के तहत कुछ प्रिंसिपल्स डिसाइड करेगी, कुछ पैरामीटर्स डिसाइड करेगी, और फिर ऐसे आपके सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस को आपका लाइसेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से पैरामीटर सेट?
तो आरबीआई आपका ओमनीबस फ्रेमवर्क के थ्रू डिसाइड करेगी कि ये सारे जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके रिकॉग्नाइज करने के लिए इनको कौन कौन से ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने पड़ेंगे, इनकी क्या एलिजिबिलिटी होगी, आपस में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका गवर्नेंस किस प्रकार से होगा, गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स, और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होगी, ये सारा चीज डिसाइड करेगा कौन, आरबीआई डिसाइड करके देगा। और इन ऑर्गेनाइजेशंस के क्या रोल्स और एक्सपेक्टेशंस हैं, तो सबसे पहले ये क्रेडिबल होने चाहिए। क्रेडिबल मतलब इन पे बिलीव किया जा सकता है, और इनको और ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है, ये रेस्पॉन्सिबल हो। इसके अलावा इनका काम करने का तरीका आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इसके अलावा इनमें प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। इसके बाद इंडिपेंडेंट हो, और ये कुछ गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स फॉलो। इसके अलावा इनके जो बोर्ड मेंबर्स हैं, जो भी आपके बोर्ड मेंबर्स हैं, आपके सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं, इनके कुछ बोर्ड मेंबर्स होंगे। तो इन बोर्ड मेंबर्स कैसे होने चाहिए, इसके बारे में भी कुछ बातें बताई गई हैं, जैसे कि इनमें एक्सपर्टीज होनी चाहिए और इंटेग्रिटी यानी कि ईमानदारी होनी चाहिए, एक्सपर्टीज भी होनी चाहिए बोर्ड मेंबर्स में, और कोशिश करना चाहिए कि आपके कम से कम 1/3 मेंबर्स आपके इंडिपेंडेंट हो और किसी एसोसिएशन के साथ लिंक ना हो। अच्छा, बोर्ड मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन में ध्यान रखना है कि ये आपके इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है, एक्सपर्ट होने चाहिए और ईमानदार इंटीग्रिटी इनमें होनी चाहिए। तो ये सारा आपका कम्स अंडर द ओमनीबस फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई। तो इसके साथ ही आज के टॉपिक्स हम लोग यहाँ कंप्लीट करते हैं, और आज का सेकंड सेशन है ये आपका जीएस 3 का, और मिलते हैं हम लोग